आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि जीएसटी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके चेंजेस के पीछे सबसे जो ज्यादा कारण है वो है ये। इस वीडियो पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन से सेक्टर है जिनमें आने वाले दिनों में आपको फोकस करना चाहिए, जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल मैक्सिमम है। यानी कि आने वाले दिनों में कुछ सेक्टर जिनमें इंप्रूवमेंट के कारण अच्छे तेजी मोमेंटम देखने को मिल सकता है, वो इसके साथ जुड़े हुए हैं, सभी के सभी इसके साथ जुड़े हुए हैं। मैं कमाऊंगा 10-12% तो मुझे मोटा मोटा मिलेगा 2%, तो 2% अगर मुझे मिल ही रहा है, इससे बेहतर यही होगा कि मैं किसी अदर जगह पे जाके इन्वेस्ट करूं, इंडिया को छोड़कर किसी अदर जगह पे जाके इन्वेस्ट करूं। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा जीडीपी को लेके। अब जीडीपी को लेके एक अलग ही हंगामा है कि मंडे को मार्केट जो है वो रॉकेट बन जाएगा, क्योंकि जीडीपी जो है वो 7.8 आया हुआ है और मंडे को मार्केट रॉकेट बन जाएगा। हालांकि बना भी है, रॉकेट बनाया, मैं भी दिखा देता हूँ। चलिए चार्ट भी दिखाते हैं एक बार। सो जो चार्ट है हमारा, ये है चार्ट। जो एक्सपेक्टेशन था, जिस हिसाब से ये कहा जा रहा था कि मार्केट जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा, इतना जीडीपी है, इतना ग्रोथ है। अब देखो रियलिटी समझो, इस वीडियो में समझाऊंगा, पूरा रियलिटी समझाऊंगा। जैसे इन्वेस्टर आप क्या करेंगे, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है आप क्या सोचेंगे, आपको कैसे काम करना चाहिए, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो पे। तो जैसे हेडलाइन बनाया गया था ना कि जीडीपी जो है वो 7.8 आया है, बहुत ग्रोथ है और इसका इंपैक्ट दिखेगा, लेकिन मार्केट में देखिए कि इसका कोई इंपैक्ट है क्या, जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा था, क्या आने वाले दिनों में होगा, ये एक सवाल है। तो इस वीडियो में ना हर एक डाटा को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और मैं आशा करूंगा कि इतना इजी आपको कोई समझाएगा नहीं। इस वीडियो पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन से सेक्टर है जिनमें आने वाले दिनों में आपको फोकस करना चाहिए, जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल मैक्सिमम है, जिनमें जीडीपी का उतना कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं था, अभी भी अंडर वैल्यूड है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा हर एक पॉइंट को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, हम देखते हैं कि इस बार जो जीडीपी का हमारा डाटा निकला है, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था। सबसे ज्यादा अगर आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो मतलब स्टॉक मार्केट के साथ जो रिलेटेड है, तो सबसे ज्यादा जो हमारा कंट्रीब्यूशन था वो था सर्विस का। सर्विस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, करीबन 9% के आसपास सर्विस में था। ठीक है, तो सर्विस ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैन्युफैक्चर से अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन आया, मैन्युफैक्चर में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला। उसके बाद जो तीसरा था, तीसरे जिस जगह से हमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला वो है कंस्ट्रक्शन से भी अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिला। जीडीपी में इनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा, ये भी करीबन 7 के आसपास था, ये भी कुछ करीबन उसी 7 के आसपास अराउंड आई थिंक कुछ था। तो ये कुछ सेक्टर थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया जीडीपी पे। ठीक है, लेकिन जो किसी ने आपको नहीं बताया, जो कि आपको बताना चाहिए था, जिस सेक्टर से सबसे कम कंट्रीब्यूशन आया है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। चौथा नंबर अगर मैं बात करूं, ये सबसे लास्ट में आता है। सबसे कम जो कंट्रीब्यूशन आया है वो है एग्रीकल्चर से करीबन 3% का कंट्रीब्यूशन आया है। अब देखो, इंडिया एक ऐसी जगह है जहां पर 60% लोग जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट फार्मिंग के साथ जुड़े हुए, राइट। हम सब फार्मिंग के साथ जुड़े हुए हैं। 60% कंट्री के 60% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर के साथ, फार्मिंग के साथ जुड़ा हुआ है, और उससे जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी पे सबसे कम है। कितना? सिर्फ 3%। अब इससे क्या होगा, जैसे इसका ये जो 3% का ग्रोथ इसमें देखने को मिला, जो सबसे लोएस्ट है, तो इसमें क्या होगा। इसमें देखो फिर हमें ये पता चलता है कि अगर इस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर ग्रोथ नहीं है, आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि जीएसटी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके चेंजेस के पीछे सबसे जो ज्यादा कारण है वो है ये, राइट। इसमें चेंजेस की सबसे ज्यादा जरूरत है और इसमें कुछ चेंजेस लाए भी जाएंगे। ठीक है, इसमें जीएसटी में कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, अब आने वाले दिनों में ये जो सेक्टर है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर, जिससे सबसे ज्यादा ग्रोथ आना चाहिए था, अगर इसमें ग्रोथ नहीं आएगा तो क्या होगा, एफएमसीजी सेक्टर जो है इसमें कोई ग्रोथ नहीं आएगा। ऑटो सेक्टर जो है, खास करके 2 व्हीलर आप देख लीजिए, ट्रैक्टर देख लीजिए, उसमें कोई ग्रोथ नहीं आएगा। ठीक है, ये जितने भी सेक्टर है डायरेक्ट इसके साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस सेक्टर में अगर जीडीपी का ग्रोथ नहीं है, इसका मतलब इन सेक्टर में भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। तो इनमें हाल फिलहाल में अगर मैं बात करूं तो कोई ग्रोथ तो देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इनमें अभी भी ग्रोथ पोटेंशियल है, राइट। इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है। अब गवर्नमेंट जरूर फोकस करेगी कि इस नंबर को इंप्रूव किया जाए, जिस देश के 60% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर फार्मिंग के साथ जुड़ा हुआ हो, और उसमें अगर जीडीपी सिर्फ
3% का आ रहा हो, इसका मतलब जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि इस सेक्टर में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट फोकस करेगा। इस नंबर को इंप्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विस हो गया, तो इंप्रूवमेंट की जो जरूरत है वो है इस सेक्टर में। यानी कि आने वाले दिनों में कुछ सेक्टर जिनमें इंप्रूवमेंट के कारण अच्छे तेजी मोमेंटम देखने को मिल सकता है, वो इसके साथ जुड़े हुए हैं, सभी के सभी इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ और एक नंबर जो इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए कि मार्केट में फॉल क्यों है, वो भी एक बार समझिए। मार्केट में फॉल इसलिए है क्योंकि अब इंडियन मार्केट में जो एफआईआई है वो लगातार सेल किए जा रहे हैं। हम सबको पता है कि लगातार सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, लगातार मार्केट में सेल किया जा रहा है। एफआईआई जो है वो अपना स्टेक जो है वो बेच रहे हैं। इसके पीछे कारण समझिए क्या है। हाल फिलहाल में जो हमारा रुपी है वो 88 रुपीज तक जा चुका था, ठीक है। हमारा जो डॉलर और रुपी का अगर आप देखेंगे तो $1 करीबन 88 रुपीज तक जा चुका है। अब इससे होता क्या है, ध्यान से समझिए, ठीक है, इजीली समझा रहा हूं आपको। होता यह है, मान के चलिए किसी ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, उस समय पे जब वो इन्वेस्ट कर रहा था, उसने मान के चलिए उसने कोई एबीसीडी कुछ भी अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा उस समय पे। उस समय पे $1 का जो वैल्यू था इंडियन रुपीस में वो 80 रुपीज था। आज के दिन वो वापस से उसका जो वो अमाउंट है, आज अगर वो रुपीज जो है 88 हो जाता है, डिप्रिशिएट हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भी डिप्रिशिएशन देखने को मिलेगा। तो वो क्या करेगा ना, वो धीरे धीरे करके इंडिया छोड़ने की सोचेगा कि देखो एडजस्टमेंट अगर मैं कर भी लूं ना, तो मेरा जो पैसा है ना उसमें डिप्रिशिएशन आ चुका है। अगर मेरा पैसा डिप्रिशिएट हो जाएगा तो अल्टीमेटली मुझे कुछ मिलेगा नहीं, है ना। तो अगर करीबन 8-9% का डिप्रिशिएशन आ जाएगा तो इसके बाद मुझे मिलेगा क्या? मैं कमाऊंगा 10-12%, तो मुझे मोटा मोटा मिलेगा 2%। तो 2% अगर मुझे मिल ही रहा है, इससे बेहतर यही होगा कि मैं किसी अदर जगह पे जाके इन्वेस्ट करूं, इंडिया को छोड़कर किसी अदर जगह पे जाके इन्वेस्ट करूं। तो ये जो रुपये का फॉल है ना, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। ग्रोथ हमारा हो रहा है, जीडीपी में ग्रोथ है, लेकिन रुपये का जो गिरावट है ना वो दिक्कत क्रिएट कर रहा है। जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, तब तक फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेगा। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में लंबे समय से मैं इंडियन मार्केट में काम नहीं कर रहा हूं, मतलब कोई भी अपडेट नहीं कर रहा हो किसी भी तरह का कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि ये जो नंबर है ना वो ओवरनाइट चेंज नहीं होते, राइट। जब मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू होता है ना, किसी को पता नहीं चलता कि कहां से डाउन ट्रेंड जो है वो शुरू हुआ है, ठीक है, कहां से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है किसी को पता नहीं चलता। लेकिन ये हम प्रिडिक्ट करते नंबर के साथ। जब हम नंबर देखते हैं कि नंबर में चेंजेस है और ये नंबर इतना जल्दी सुधरेंगे भी नहीं, राइट, तो हमें पता चल जाता है कि अभी जो मार्केट है ना इससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है, जरूरत है। देखो मैं एज ए बायर काम करता हूं, तो मेरे लिए शॉर्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना या इसमें जाना मेरे लिए कोई उतना फेवरेबल नहीं है। मैं एज ए बायर ही काम करता हूं हमेशा। तो अभी जो मार्केट की कंडीशन है, मैंने आपको टेक्निकली भी बताया था, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बना के आप लोगों को समझाया था कि वीकली टाइम फ्रेम पे टेक्निकली अगर आप जाएंगे तो निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पे 9 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करना शुरू किया। लास्ट बार जब ऐसा किया था तो मार्केट अच्छा खासा करेक्ट हुआ था। अभी भी वो प्रोसेस जो है वो शुरू है, ठीक है, और एग्जैक्टली वही हमें देखने को मिल रहा है, लगातार गिरावट वगैरह देखने को मिल रहा है। कारण क्या है, टेक्निकली भी मार्केट वीक है, उसके साथ साथ जो डाटा निकल के आ रहे हैं। अब देखिए इन्फ्लेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्टर है। हमने ये देखा कि इन्फ्लेशन जो है, हम कह रहे हैं कि अच्छा ये कंट्रोल में आ रहा है, कंट्रोल में आ रहा है, बट रियलिटी क्या है, एक बार देखिए आपके आसपास जो चीजें आज से कुछ दिन पहले 100 रुपए में मिल रहा था, क्या वो आज 90 रुपए में मिल रहा है? नहीं ना, वो ये तो चेंजेस कैसे आ गया, फिर डाटा में चेंज कैसे आ जा रहा है? लोग कैसे कह रहे हैं इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में आ गया, इन्फ्लेशन हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, वो कैसे हो रहा है? आप अपने आसपास जाइए, रियलिटी देखिए, आप अपने आसपास जाइए, जो प्रोडक्ट आपको 100 रुपए में मिल रहा था कुछ दिन पहले, क्या आज वो 90 रुपए में मिलने लगा? नहीं, तो इन्फ्लेशन है अभी भी, ठीक है, तो इसका भी इंपैक्ट है। तो सारा कुछ मिला के मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बट थिंग इज दैट यहां से सिचुएशन, जैसे हमें ये बताया जा रहा है ना कि जीडीपी का ग्रोथ आ गया तो मार्केट में बहुत गिरा, ऊपर के साइड में मोमेंटम आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो बड़े बड़े एनालिस्ट है ना वो बैठे, उनको पता है कि देखो जीडीपी अगर बहुत एग्रेसिवली बढ़ेगा ना तो मार्केट गिरेगा, मार्केट उठेगा नहीं शॉर्ट टर्म में, उसके बाद जाके धीरे धीरे करके स्टेबल होकर ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर जीडीपी बहुत एग्रेसिवली बढ़ता है, हिस्टोरिकल डाटा एक बार चेक करेगा तो आपको पता चलेगा जब जीडीपी बहुत एग्रेसिवली बढ़ा है तब तक मार्केट में गिरावट आया है, ना कि मार्केट ऊपर गया है। तो ये जो जीडीपी का हवा बनाया जा रहा है वो उन लोगों को ट्रैप किया जा रहा है जो एकदम फ्रेशर्स है, जिनको पता ही नहीं चल रहा कि अच्छा बिहाइंड द बैक क्या हो रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि देखो मुझे इस पूरे सीन में सबसे वैल्यूएबल चीज मेरे लिए क्या है, मेरे लिए फायदेमंद चीज क्या है? तो मेरे लिए जो सबसे फायदेमंद है इस पूरे स्टोरी में कि रुपए का जो गिरावट है वो एक्सट्रीम लेवल पे सबसे हाईएस्ट 88,
और अगर मैं बात करूं फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन मार्केट छोड़ रहे हैं, जीडीपी की अगर मैं ग्रोथ करूं, हेडलाइन तो बहुत बड़ा है 7.8 जीडीपी का ग्रोथ, लेकिन अगर मैं एक्चुअल में देखूं तो मुझे समझ में आता है कि एक स्पेसिफिक सेक्टर जो परफॉर्म नहीं कर पाया, जिसमें मैक्सिमम लोग रिलायबल करते हैं, मैक्सिमम लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारा जो फार्मिंग सेक्टर है, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें कुछ ग्रोथ उतना है नहीं जिसमें होना चाहिए। 60% लोग जिससे जुड़े हुए। तो मेरे लिए जो फायदेमंद है वो ये है कि मैं इन सेक्टर में थोड़ा सा फोकस बना के रखूंगा। अब गवर्नमेंट का ये ध्यान रहेगा कि गवर्नमेंट इस सेक्टर को थोड़ा सा इंप्रूव करे, राइट। गवर्नमेंट को भी ये बात पता है कि इस सेक्टर में हमें और काम करना है, इसको और इंप्रूव करना है, तो गवर्नमेंट इस सेक्टर में भी फोकस करने वाला। अगर फोकस करेंगे तो वो कौन से कंपनीज है जिनमें ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो सेक्टर। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है, गूगल करना है कि देखो एग्रीकल्चर सेक्टर जिससे इतना % जीडीपी आया है, इसके साथ कौन कौन से सेक्टर जुड़े हुए हैं, इसमें क्या इंपैक्ट आते हैं और इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी। तो आपको पता लग जाएगा कि ग्रोथ कहां पर पेंडिंग है, तो हमें उसमें फोकस करना है। हालांकि चीजें नेगेटिव है, पॉजिटिव मत लिख के जाइएगा कि चीजें बहुत ही पॉजिटिव है, ग्रोथ तो अच्छा है, बट चीजें उतना भी पॉजिटिव नहीं। कुछ स्पेसिफिक सेक्टर पे हमें कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड चीजें मिल सकते हैं जिसमें आगे चल के हम प्लान कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं एक और वीडियो में समझाऊंगा आपको। मैं कोशिश कर रहा था कि जितना इजी तरीके से मैं आपको समझा पाऊं। वैसे मैंने देखा कि हर कोई बात करे जीडीपी ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है, मंडे को तो मार्केट ब्लास्ट हो जाएगा। कहा हुआ है आज मार्केट ब्लास्ट? नहीं हुआ है। तो ये उन लोगों के लिए है जो फ्रेशर्स है, जिनको एक्चुअल में पता नहीं चल रहा कि देखो ये जो जीडीपी का ग्रोथ है इसमें मेरे लिए फायदेमंद क्या है और क्या इसका इमीडिएट कोई इंपैक्ट होगा। इमीडिएटली कोई इंपैक्ट नहीं होगा, आगे आने वाले समय में हो सकता है, वो प्रोबेबिलिटी है। लेकिन आपको चीजें भी देखना है कि बाकी जहां से ये ग्रोथ मिला है, जो स्टॉक मार्केट में जुड़े हुए सेक्टर्स है, उनमें से जो ग्रोथ मिला है जीडीपी पे, उनमें और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। जैसे कि मैन्युफैक्चर की अगर मैं बात करूं, कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूं, या फिर मैं सर्विस की बात करूं, क्या ये 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाएंगे? क्या उन सेक्टर में इतना इंप्रूवमेंट हो सकता है? क्या वो प्रोबेबिलिटी है? वो आपको देखना है। क्या क्या उनमें जो आज के दिन जिसमें 8% 7% या 9% आ रहा है, क्या आगे चल के उससे मुझे 20% 30% का मिलने लग जाएगा? तो वो जो नंबर है वो कहां तक जा सकता है, या इनमें कौन सा है जो जिसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो आपको थोड़ा सा स्टडी करना। तो जीडीपी से इतना हमें पता चल जाता है कि किस सेक्टर में हमें फोकस करना है। तो मेरा अभी फोकस तो स्पेसिफिकली फार्मा सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में रहेगा, लेकिन मैं स्पेसिफिकली एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट होगा जिसमें मैं डिटेल वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वहां पर अपॉर्चुनिटी कहां पर है, कहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहां पर पॉलिसी चेंजेस आ सकते हैं, वो प्रोबेबिलिटी है, क्या इंपैक्ट होगा आने वाले दिनों में, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट टर्म वीडियो नहीं बनाऊंगा कि अच्छा कल को क्या हो जाएगा, परसों क्या हो जाएगा, नहीं, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है उसमें हम चर्चा करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट पे जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा।